दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो उस वक्त की है जब अमेरिकन गवर्नमेंट को अपनी एक बहुत बड़ी आर्मी अफगानिस्तान की धरती पर तैनात करनी थी, जिसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा असला बारूद की जरूरत थी, जो उन्हें सप्लाई करते हैं दो 24-25 साल के लड़के। साल है 1 जनवरी 2008, जिसमें कुछ लोग एक बंदे को गाड़ी से निकालते हैं और उसकी जमकर कुटाई करते हैं। नाम है डेविड कोबरा। कहता है, सामने जो बंदूक इसने मुझ पर तानी है ना, ये है जेरिको 941, जो कि एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है। इसे इजराइल द्वारा बनाया जाता है और 1990 में इसे मार्केट में उतारा गया था, जिसको ब्लैक मार्केट से आपको मैं $300 में दिला सकता हूँ। हाँ, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, मैं इंटरनेशनल आर्म डीलर हूँ। अच्छा, ये बताओ, तुम दुनिया भर में चल रही लड़ाइयों के बारे में, युद्धों के बारे में क्या जानते हो? यही ना, देशभक्ति, प्रजातंत्र, फलाना ढिमका, और कोई चूतिया पीछे से बोलेगा आजादी भाई आजादी। वैसे सच बताऊं तो तुम लोग लुंड भी नहीं जानते, क्योंकि तुम्हें जो बताया जाता है तुम वही मान लेते हो। जैसे कि इस देश का राजनेता उस देश का राजनेता हमारे देश से नफरत करता है, कभी भी कोई भी उल्टी सीधी हरकत कर सकता है, इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए हमें वहां जाना पड़ेगा, अपने ट्रूप्स को वहां भेजना पड़ेगा, तख्ता पलट करना पड़ेगा और इसी तरह की बकवास बातें। अच्छा चलो, ये बताओ, आपको इन फौजियों में क्या दिख रहा है? यही ना, एक जवान बच्चा जो अपने देश से प्रेम करता है, अपनी देशभक्ति का कर्तव्य निभा रहा है। पर मुझे दिखते हैं इनके महंगे महंगे हेलमेट, महंगे महंगे दस्ताने, एक महंगा सा बॉडी आर्मर और M16 जिसकी कीमत $6000 से ज्यादा है, जिसको आप पबजी में उठाना तो छोड़ो, देखना भी पसंद नहीं करते। सब कुछ मिला जुला कर मोटा मोटा हिसाब लगाऊं तो $17,500 दिखते हैं मुझे एक फौजी के ऊपर। जो अमाउंट आपको कम लग रहा होगा, पर इंडियन रुपीज में देखो तो ये 14.5 लाख बनते हैं। अब हिसाब लगाओ, ऐसे ही 20 लाख से ज्यादा फौजी इराक और अफगानिस्तान भेजे गए थे, लड़े थे, उन पर कितना खर्चा हुआ होगा। साथ में टैंक्स, एयरक्राफ्ट, सोनिक जेट्स, मिसाइल्स, RPG, हथगोले, गोलियां, एक देश से दूसरे देश आना जाना वगैरह की भी कीमत जोड़ लो तो आपके पिछवाड़े में टाके लगाने की भी जगह नहीं बचेगी। इतना बड़ा अमाउंट बनता है, अरबों खरबों का अमाउंट बनता है, जो कीमत चुकानी पड़ती है टैक्स पेयर को। एक और फैक्ट बताऊं, जिसे सुनकर आपका पिछवाड़ा भजन करने लगेगा। क्या लगता है इन सैनिकों का एक साल का AC का बिल कितना आता होगा? साला $4.5 से $5 बिलियन का। बताओ, इतने बड़े अमाउंट की तो हमारे सैनिक ठंडी ठंडी हवा खा जाते हैं। मेरे हिसाब से अब तक आप समझ ही गए होंगे कि लड़ाई क्या होती है, किसके बारे में होती है। और जो चूतिए नहीं समझे उन्हें मैं बता दूं, ये एक व्यापार है, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था है जिस पर अमेरिका टिका हुआ है। कोई भी अगर आपको इसके अलावा कुछ और बताए ना तो समझ लेना, या तो वो इसमें शामिल है या फिर वो बहुत बड़े लेवल का बावली गेंड है। खैर, अभी तक मुझे ये सब नहीं पता था। साल है 2005, लोकेशन मियामी बीच। मैं 22 साल का फुकरा लोंडा हूँ और गुजर बसर करने के लिए अमीर लोगों को टंगड़ी मसाज देता हूँ, जो साले मुझे 1 घंटे के $70 पे करते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने कॉलेज छोड़ दिया था, जिसके साथ साथ मेरे माता पिता के साथ मेरी अनबन हो गई थी और अभी तक मुझको 7 से 8 नौकरियों से निकाला जा चुका है। पर अब और नहीं, मेरे दिमाग में कुछ बड़ा करने का आइडिया है, जो कि था ये चूतिया सा आइडिया, जिसमें मैंने कहीं से गुड क्वालिटी की बेडशीट मंगवाई और उनको वृद्ध आश्रम में $29 पर यूनिट बेचने की कोशिश की। पर आश्रम के ओनर को ये गवारा नहीं था, क्योंकि इतनी महंगी बेडशीट उन बुढ़ों के किसी काम की नहीं थी, इसीलिए वो धंधा हमेशा मंदा ही रहा। आगे एक दिन जब मैं किसी के फ्यूनरल में था, तब वहाँ मुनावर मुट्ठी भी आता है, जो कि अभी तक का मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। पर इसे मैंने 10वीं क्लास के बाद आज देखा था, क्योंकि वो 10वीं पास करते ही अपने अंकल के साथ LA चला गया था। पूछता है, वैसे ये बता तू मियामी वापस क्यों आ गया? वो कहता है, देख भाई, तुझे इतना तो पता ही है कि मैं अपने अंकल के साथ मिलकर हथियार खरीदता और बेचता था, सब अच्छा चल रहा था। पर अंकल ने एक दिन मेरे $70,000 चुरा लिए, मुझे चूना लगा दिया, इसीलिए मैंने उनके साथ पार्टनरशिप तोड़ दी और यहाँ चला आया। डेविड कोबरा कहता है, क्या बात कर रहा है यार, इतनी मोटी रकम? वो कहता है, हाँ, इसलिए मैंने वापस आने का निर्णय लिया ताकि मैं खुद की दुकान खड़ी कर सकूं। अब दोनों को गांजा फूके हुए काफी अरसा हो चुका था, इसीलिए वो कोई कड़क माल लेने कलसंडो के पास पहुंचते हैं। मुनावर मुट्ठी एक जने को $300 देता है, पर बदले में कालिया उसे गालियां देता है और बंदूक दिखाकर वहां से डराकर भगाने की कोशिश करता है, जो देखकर मुनावर मुट्ठी हंस देता है कि ठीक है भाई, ठीक है, जा रहा हूँ, और डिग्गी खोलकर अपनी लोडेड MP5 निकाल लाता है, जिससे वो 15-20 राउंड हवा में फायर करता है तो कालियों की जान पर बनाती है। वो वहां से वैसे भाग खड़े होते हैं जैसे बाजरे में तितर। पूछता है, कहाँ जा रहे हो भाइयों, इतनी जल्दी में आ जाओ, थोड़ी देर बातचीत कर लेते हैं। अब उन कालियों के साथ साथ डेविड कोबरा की भी फट गई थी, तो पूछता है, साले मरवाएगा क्या, जेल में चक्की पिसवाएगा क्या? वो कहता है, अरे तू टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास क्लास 3 का गन लाइसेंस है, साला फाड़ के रख दूंगा सबकी। अब ये पहला मूवमेंट ऐसा था जिसकी वजह से डेविड कोबरा उससे प्रभावित हो गया था। कहता है, मैं और वो दोनों सेम एज के हैं, पर उसका रुतबा ही अलग है। जिंदगी ने जब मुझे लात मारी तो मैं वहीं रुक गया, और जिंदगी ने जब उसे लात
मारी तो उसने उल्टी लात मार दी, बस यही फर्क था हम में। आगे अगले दिन डेविड उसके ऑफिस पहुंचता है, जहां मुनावर मुट्ठी आर्मी ऑफिसर बनकर ये जानने की कोशिश कर रहा था कि उसके प्रतिनिधि गवर्नमेंट को हथियार बेचने के लिए कितने कितने अमाउंट की कोटेशन दे रहे हैं, ताकि वो सबसे कम की कोटेशन दे और कॉन्ट्रैक्ट उसे मिल जाए। डेविड कहता है, मुझे लगता था तू इंटरनेट पर हथियार बेचता है। वो कहता है, नहीं, मुझे मोटी मुर्गी बनना है, इसीलिए मैं अब यूएस मिलिट्री को हथियार बेचता हूँ। जिसके बाद दोनों कमरे में गहरा वाला अंधेरा कर देते हैं और मिलिट्री ग्रेड वाले नाइट विजन लगा के सूखे नशे करते हैं। डेविड कोबरा पूछता है, तो क्या भाई तू ये भी बेचता है आर्मी को? वो कहता है, हाँ, मैं सब कुछ बेचता हूँ, बंदूकें, गोलियां, बॉडी आर्मर। पिछले हफ्ते जानता है मैंने 400 गैस मास्क बेचे थे इराक में जो अपने स्पेशल फोर्स के फौजी है ना, उनको। डेविड कहता है, धत तेरे की, ये बता तू कितने दिनों से ये कर रहा है? वो कहता है, मिलिट्री के साथ तो मैं 3-4 महीनों से काम कर रहा हूँ। जानता है पिछले 8 हफ्तों में मैंने $2 लाख से ज्यादा पैसे कमा लिए। जो सुनकर डेविड कोबरा की फिर से फट जाती है कि साला इतने मोटे पैसे कमा लिए। अब मुनावर मुट्ठी उसको अपना अच्छा और सच्चा दोस्त मानता था, इसीलिए वो उसे सब कुछ डिटेल में समझाता है कि कैसे ये सब काम करता है। कहता है, देख, ये है एक गवर्नमेंट वेबसाइट जिसके ऊपर मिलिट्री के वो सारे कॉन्ट्रैक्ट है जो बोली लगाने के लिए खुले हैं, जिनमें हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज से लेकर फौजियों के जूते तक की भी लिस्ट है। मैं हमेशा छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट ही लेता हूँ, जिनको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि सबको ज्यादा मुनाफा कमाना है, इसीलिए वो बड़े कॉन्ट्रैक्ट पर हाथ मारते हैं और बड़े के चक्कर में छोटे को भूल जाते हैं, जिनको मेरे जैसे लोग उठा लेते हैं, जो कि इतने भी छोटे नहीं होते क्योंकि उनकी कीमत भी मिलियंस ऑफ डॉलर में होती है। आगे शाम के वक्त डेविड कोबरा घर पहुंचता है तो उसकी गर्लफ्रेंड इज कहती है, पिछले हफ्ते याद है जब हमने गाड़ी में गेम खेला था, उसकी वजह से देख ये क्या हुआ, मैं प्रेग्नेंट हो गई। जिस बात से उसको खुशी भी होती है और दुख भी होता है, क्योंकि वो खुद की जिम्मेदारी तो उठा नहीं पा रहा था, बच्चे की जिम्मेदारी कैसे उठाता, जो बात वो अगले दिन मुनावर मुट्ठी को भी बताता है। वो कहता है, देख, तेरी लग चुकी है, इसलिए तू मेरे साथ काम क्यों नहीं करता? मुझे एक बंदा भी चाहिए जिस पर मैं विश्वास कर सकूं, क्योंकि इराक जाने वाले सैनिकों के लिए हथियार की एक बहुत बड़ी डिमांड आने वाली है। डेविड कहता है, नहीं भाई, मुझे युद्ध से नफरत है और मेरी गर्लफ्रेंड इज को भी, इसीलिए मैं ये काम नहीं कर सकता। मुनावर कहता है, देख भाई, युद्ध के खिलाफ तो मैं भी हूँ, पर पैसों के खिलाफ नहीं हूँ। वैसे भी तेरे युद्ध के खिलाफ होने ना होने से वो कोई रुक थोड़ा ही जाएगा, पर पैसे तो तू छाप सकता है ना, तो मेरे साथ जुड़ जा। जिसकी बातों में दम था और ये जिंदगी बदलने वाली अपॉर्चुनिटी थी, इसलिए डेविड कोबरा इज को झूठ चिपकाते हुए कहता है कि वो प्रीमियम बेडशीट जो उसने थोक के भाव खरीदी थी, उनको अब वो वृद्धाश्रम में बेचने की बजाय यूएस मिलिट्री को बेचेगा। आगे 6 हफ्तों तक डेविड कोबरा पूरी कार्यप्रणाली को समझता है कि ये सब चीजें काम कैसे करती हैं, सीखता है कि कौन सी गन को क्या कहते हैं, उनका मार्केट में प्राइस क्या है, कितने एमएम की उनके अंदर गोलियां डलती हैं, कहाँ उन्हें बनाया जाता है, क्या क्या उनके अंदर खासियत है, किस रास्ते से वो आएंगी, किस रास्ते उन्हें भेजा जाएगा, किनसे उन्हें डील करनी है, किनसे उन्हें डील नहीं करनी है, सब कुछ। साथ ही वो अपनी एक नई कंपनी बनाते हैं जिसका नाम वो AEY रखते हैं। डेविड कोबरा सारे दिन कंप्यूटर के आगे बैठा रहता है और वेबसाइट को स्क्रॉल करता रहता है, ये देखने के लिए कि उसे कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए जिसको वो पूरा कर सके। वैसे इनके जैसे लोगों को वॉर डॉग कहते हैं, क्योंकि ये लोग युद्ध से करोड़ों बनाते हैं बिना एक कतरा खून बहाए, बिना युद्ध की जमीन पर पैर रखे। मुनावर मुट्ठी का एक साइलेंट पार्टनर भी था जिसका नाम था रैल्फ ड्राई क्लीनर, क्योंकि उसकी 14 बड़ी बड़ी ड्राई क्लीनिंग शॉप थी, और रैल्फ ही वो पार्टनर था जो डील्स में अपने पैसे लगाता था और उनकी कंपनी में 25% की हिस्सेदारी रखता था। एक दिन इराक से अमेरिकन आर्मी कैप्टन की डेविड कोबरा के पास कॉल आती है, जो उनके साथ 1000 ब्रेटा पिस्टल की डील को फाइनल कर देता है, जिन पिस्टल्स को उन्हें इराक में बने अमेरिकन मिलिट्री बेस तक पहुंचाना था। जो ऑर्डर उनका आज तक का सबसे बड़ा ऑर्डर था, इतना बड़ा था कि उन्होंने आज तक जो भी डील की थी ये उसका 10 गुना था, जिससे उनको सीधा सीधा $6 लाख का फायदा होता, जिसमें से 1,80,000 डेविड कोबरा को मिलते, क्योंकि कंपनी में उसकी हिस्सेदारी 30% की है। सिर्फ 2 ही महीनों में डेविड ने मुनावर मुट्ठी के साथ काम करके उतने पैसे कमा लिए थे जितने वो पूरी जिंदगी दूसरों की टंगड़ी मसाज करके भी नहीं कमा पाता। अगले दिन वो अपनी गर्लफ्रेंड के टेस्ट वगैरह करवाने जाता है, जहां वो काफी खुश नजर आ रहा था, क्योंकि बच्चे की जिम्मेदारियां अब उसे जिम्मेदारी नहीं लग रही थी, जेब जो भरी थी उसकी। इतने में इराक से कैप्टन की कॉल आती है, कहते हैं जो बेरेटा पिस्टल तुझे हमारे पास भेजनी है ना, वो इटली की होनी चाहिए। डेविड कहता है, जी सर, बिल्कुल, आपको इटली की ही मिलेगी। पर इस गांडू को ये नहीं पता था कि इटली ने उन पिस्टल को इराक भेजने पर बैन लगा दिया है, जिनको वो कहीं और से भी नहीं मंगा सकता था, क्योंकि साला चिट्ठे पे मेड मैन्युफैक्चर्ड बाय इटली लिखा होता है। आगे ये सारी प्रॉब्लम वो मुनावर मुट्ठी को बताता है, तो वो कहता है, इतनी टेंशन मत ले, आराम से हो जाएगा। देख, जॉर्डन देश की सीमा इराक से लगती है, इसीलिए हम इटली से वो पिस्टल लेंगे, जॉर्डन देश को चाहिए ऐसा बोलकर, और जॉर्डन से फिर हम उन्हें हवाई रास्ते से इराक पहुंचा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। शाम के वक्त मुनावर डेविड से कहता है, साला गड़बड़ हो गई भाई, जॉर्डन के कस्टम वालों ने हमारी पिस्टल्स को सीज कर दिया। जो बात कैप्टन को भी पता चल गई थी, तो वो
वो डेविड के पास कॉल करता है और पूछता है ये बताओ मेरी बंदूकें जॉर्डन में क्या कर रही है। मुनावर डेविड से फोन लेता है और कहता है सर अगर हम आपको ब्रेटा पिस्टल की जगह कोई और पिस्टल दे तो चलेगा क्या? वो कहता है भीषड़ी के तेरी घीड़ में थूक के सरकारी मोहर लगा दूंगा, समझा? जिस पिस्टल की डील हुई थी मुझे वही पिस्टल चाहिए, जो अगर मुझे टाइम पर नहीं मिली तो साले तेरी कंपनी को मैं ब्लैक लिस्ट करवा दूंगा, जिसके बाद तू कोई भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले पाएगा। जिनकी ये बंदूकों से भरी बातें ईद सुन लेती है और उसे पता चलता है कि ये बेडशीट नहीं, बेडशीट में इंसानों को लपेटने वाली चीजें सप्लाई करते हैं। कहती है साले तूने मेरे से झूठ बोला, ये वो मौत का सौदागर, हत्यारा वगैरह वगैरह, जिसको वो जैसे तैसे करके झूठ सच बोल के पटा ही लेता है कि मैं भाई ना तो जंग में उतरता हूँ ना मैं वहां जाता हूँ, हम बस बीच के दल्ले हैं जो एक पार्टी की डील दूसरी पार्टी से करवाते हैं और कुछ नहीं। आगे दोनों को इस मुसीबत से निकलना था, इसीलिए वो फटाफट जॉर्डन पहुंचते हैं, जहां उन्हें यूएस एम्बेसी से घंटा भी मदद नहीं मिलती। इसीलिए वो तिगड़मबाजी लगाने के लिए वहां के कुछ दल्लों से मिलते हैं और उन्हें अपना सामान निकलवाने के लिए पैसे भी देते हैं। फिर 1-1.5-2 दिन बाद उन्हें उनका सामान मिल जाता है, जो उन्हें सड़क के रास्ते ही इराक ले जाना होगा, क्योंकि उनका एयर परमिट एक्सपायर हो चुका था। अब डेविड कोबरा जो थोड़ा सा फट्टू था कहता है मरना है क्या भाई तुझे युद्ध के क्षेत्र में ऐसे बाय रोड जाके, ऊपर से साला 800 किलोमीटर का सफर है। मुनावर मुट्ठी कहता है तू टेंशन मत ले, अगर हम अभी निकलेंगे तो रात भर गाड़ी चला के सुबह तक वहां पहुंच जाएंगे, वरना बेटा ब्लैकलिस्ट होना है तो रहने दे, कोई बात नहीं। रास्ते में डेविड ड्राइवर से पूछता है ये बता हम कितने सेफ हैं? वो कहता है 50-50। मुनावर मुट्ठी पूछता है डीजल का क्या भाई, डीजल तो डलवा ले। वो कहता है बीहड़ के लिंड तेरी गींड में दर्द है, इराक में डीजल पेट्रोल सब फ्री मिलता है तो मैं यहाँ पैसे क्यों दूं? आगे रात के अंधेरे में वो इराक के बॉर्डर पर पहुंचते हैं, जहाँ उन्हें रुकवा लिया जाता है। ड्राइवर कहता है मालिक साहब पीछे तो कुछ नहीं है, सिर्फ सिगरेट छोड़कर, ये लो 2 डब्बे तुम भी रख लो, रात भर फूकते रहना। जिस पर वो उन्हें जाने देते हैं बिना पासपोर्ट वीजा कुछ भी देखे। जिसके बाद सुबह हो जाती है और हम देखते हैं अपने दोनों खिलाड़ी मस्त सो रहे हैं और ट्रक पेट्रोल पंप पर खड़ा है। डेविड ट्रक से उतरता है और ड्राइवर को ढूंढने के लिए वहां बने स्टोर में चला जाता है, जहां उसे किसी की लाश मिलती है तो वो दौड़कर वापस आता है और मुनावर को बताता है। वो कहता है रिलैक्स हो जा बे, रिलैक्स हो जा, लाश ही तो है, ये भी तो देख तू वॉर जोन में है, यहाँ ऐसे नजारे आम बात है। और वहीं किसी दीवार के कोने को गीला करने चला जाता है, जहाँ से वो देखता है ड्राइवर कैन में तेल भर रहा है। यहाँ ट्रक में बैठा डेविड साइड मिरर में देखता है कि कुछ बंदूकधारी लोग उनकी मारने के लिए उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, जिस पर वो फटाफट मुनावर को बुलाता है और वहां से भागने के लिए कहता है। अब ट्रक में इतना भी तेल नहीं था कि वो किलोमीटर भी चल पाए, इसीलिए वो उसे चौक खींचकर स्टार्ट करते हैं और भगाने लगते हैं। ड्राइवर दौड़ता हुआ आता है, कहता है मेरे बिना कहाँ जाओगे तुम, तेल नहीं चाहिए क्या? जिस पर मुनावर मुट्ठी ट्रक को धीरे करता है और उसे अंदर पटकता है, जो बाहर लटक कर जब ट्रक में तेल डाल रहा था तो वो बंदूकधारी लोग उन पर गोलियां चलाने लगते हैं, जो इससे पहले कि उनका गेम बजाते वहां यूएस आर्मी की एक टुकड़ी उनकी रक्षा करने के लिए पहुंच जाती है, क्योंकि उन्हें वो पिस्टल किसी भी हाल में चाहिए थी। आगे मिलिट्री बेस पर उनकी मुलाकात कैप्टन से होती है, जो उनकी ये काम करने के लिए तारीफ करता है। कहता है सालो तुम्हारे पिछवाड़े में बहुत बड़ा जिगरा है जो तुम मौत के ट्रायंगल से सही सुरक्षित यहाँ पहुंच गए, वरना उस रास्ते से तो हमारी मिलिट्री टीम भी ना जा पाए। आगे वो अपनी पेमेंट लेने जाते हैं और वहाँ पड़े कैश को देखते हैं तो उनकी फटके भरमार बन जाती है कि साला ये क्या है। एक फौजी बताता है जो पैसों का पहाड़ तुम देख रहे हो ना, ये $12 बिलियन हैं जो हमने सद्दाम हुसैन से जब्त किए हैं और इन्हीं से ही तुम्हारी $3 मिलियन की कैश पेमेंट कर रहे हैं। जिसके बाद उन दोनों को मिलिट्री एस्कॉर्ट द्वारा एयरपोर्ट तक लाया जाता है, जहां से वो वापस अपने देश आ जाते हैं और अपने लिए महंगी महंगी पोर्शा खरीदते हैं, जिसके साथ साथ वो एक ही बिल्डिंग में 2 महंगे महंगे अपार्टमेंट खरीद लेते हैं। फिर डेविड कोबरा उन बेडशीट को आग लगा देता है जिनको उसने बेचने के लिए थोक के भाव खरीदा था। रैल्फ ड्राई क्लीनर भी अपने पैसों के बदले इतना अच्छा रिटर्न पाकर बहुत ज्यादा खुश था, इसीलिए उसने इन्वेस्ट करने के लिए रकम बढ़ाकर $10 मिलियन कर दी थी, जो रकम काफी थी कंपनी के खर्चे उठाने के लिए, बड़ी डील्स को ग्रैब करने के लिए, चद्दर लंबी करके पैर पसारने के लिए। जिसके लिए मुनावर मुट्ठी 10 से 15 लोगों को हायर कर लेता है। कहता है ये है गवर्नमेंट साइट, अच्छे से देख लो, तुम्हें सारे दिन बस इसे ही खंगालना है, क्योंकि ये हर 2 मिनट में अपडेट होती रहती है। साथ ही इस पर हजारों की संख्या में कॉन्ट्रैक्ट ओपन पड़े हैं, जिनमें से तुम्हें कुछ काम का ढूंढना है, कुछ अच्छा ढूंढना है, और अगर तुमने वो कर दिखाया तो मैं सालो तुम्हें अमीर बना दूंगा। वो देखो पीछे डेविड कोबरा मेरा पार्टनर है ना, आज से 18 महीने पहले वो भूखा नंगा गरीब का बच्चा था और अब देखो साला पोर्शा में घूमता है। एक बंदा पूछता है सर हमारी कंपनी का जो AEY नाम है उसका मतलब क्या है? मुनावर पूछता है क्या बकवास कर रहा है यार तू, जरूरी है क्या साला हर चीज का मतलब होना? जैसे IBM का कोई मतलब नहीं है वैसे ही AEY का कोई मतलब नहीं है, बस ये प्रोफेशनल लगना चाहिए तो लग रहा है। वो बंदा कहता है सर वैसे आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, IBM की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। जो सुनकर मुनावर मुट्ठी की खनक जाती है तो कहता है भिचड़ी के दिमाग तो खराब कर मत, अपनी 1.5 सानी गेंद उठा और रास्ता नाप ले, मुझे साले ऐसे पढ़े लिखे गांडू गवार नहीं चाहिए। फिर एक रात डेविड जब अपने बच्चे को खिलाते वक्त गवर्नमेंट वेबसाइट चेक कर रहा था, तब उसके
हाथ कुछ बड़ा सा लगता है, जो दिखाने के लिए वो फटाफट मुनावर मुट्ठी को बुलाता है, जिसमें मिलिट्री ने 3,60,000 स्नाइपर राइफल मांग रखी थी, 10,84,000 ग्रेनेड मांग रखे थे, 45,000 एविएशन रॉकेट मांग रखे थे और भी बहुत सारी चीजें। पर एक चीज उन्हें ऐसी लगती है कि मिस टाइपिंग हुई है, क्योंकि वहां AK-47 की 10 करोड़ गोलियां लिखी हुई थी, जो कि मिस टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट अगले 30 सालों के लिए बड़े पैमाने पर अपनी आर्मी को अफगानिस्तान में तैनात करना चाहती थी। खैर, इतना बड़ा ऑर्डर देखकर मुनावर मुट्ठी की तो स्माइल ही बदल जाती है। फिर वो किसी तरह से उस ऑर्डर को कंप्लीट करने की सोचते हैं, जिसके लिए वो हथियारों की प्रदर्शनी में जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि साला वो ऑर्डर सिर्फ कोई बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर ही पूरा कर सकता है, क्योंकि उसके लिए उन्हें काफी सारे वेंडर से हाथ मिलाना पड़ता, सैकड़ों दर्जनों परमिट लेने पड़ते, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती, इसीलिए उनके ये बस का नहीं था। आगे मुंह लटकाकर डेविड कोबरा जब सट्टे की टेबल पर बैठा था, तब वहां हेनरी हिलादे नाम का एक बंदा आता है, जिसको डेविड कोबरा पहचान लेता है, क्योंकि हेनरी हिलादे उस टाइम का बहुत बड़ा आर्म डीलर था। वो इतना बड़ा डीलर था कि माना जाता है जब सद्दाम हुसैन को अमेरिकन गवर्नमेंट फांसी लगा रही थी, तब उनको रस्सी इसी ने बेची थी। मुनावर पूछता है, ये बता तू ऑर्डर का कौन सा पार्ट फुलफिल कर सकता है? हेनरी हिलादे कहता है, पार्ट? साले मैं अकेला ही पूरा का पूरा ऑर्डर फुलफिल कर सकता हूँ। जो सुनकर मुनावर की फट जाती है, तो पूछता है, AK-47 की 100 मिलियन गोलियां भी? वो कहता है, हाँ भीषड़ी वाले हाँ, क्योंकि अल्बेनिया में मेरे कुछ कॉन्टैक्ट हैं। मुनावर मुट्ठी पूछता है, अल्बेनिया में कहाँ से आ गया भाई इतना सारा असला बारूद? हेनरी हिलादे बताता है कि अल्बेनियन गवर्नमेंट को डर था कि उनके पड़ोसी देश उन पर कहीं हमला ना कर दे, इसीलिए वो काफी सालों तक हथियार वगैरह बनाते रहे और खरीदते रहे, पर उन पर कभी हमला हुआ ही नहीं, इसीलिए वो हथियार अब उनके गोदाम में पड़े पड़े सड़ रहे हैं। मुनावर पूछता है, वैसे ये बता हमें एक गोली कितने की पड़ेगी? वो बताता है 10 सेंट की, मतलब कि $1 में उन्हें AK-47 की 10 गोलियां मिलेंगी। साला इससे ज्यादा चीप और क्या ही हो सकता है भला? मुनावर पूछता है, अच्छा ये बता वो ऑर्डर तू खुद क्यों नहीं पूरा कर देता? वैसे भी तू पुराना खिलाड़ी है। वो कहता है, नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उनकी वॉच लिस्ट में ऐड हूँ, मुझे ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। जिस बात से मुनावर मुट्ठी को तो कोई एतराज नहीं था, पर डेविड कोबरा को था, क्योंकि जिस बंदे के साथ उनकी गवर्नमेंट डील नहीं करना चाहती थी, उसके साथ हम डील क्यों करें? मुनावर कहता है, क्या फर्क पड़ता है भाई इससे, हम किससे डील कर रहे हैं किससे नहीं कर रहे, क्योंकि फिलहाल पूरी दुनिया में AK-47 की गोलियों की शॉर्टेज आ रखी है, हमारे पास मौका पड़ा है अमीर होने का। जिसकी बातों में डेविड कोबरा आ ही जाता है, क्योंकि वो अपनी बातें मनवाने में पक्का था। आगे दोनों 3 फ्लाइट चेंज करके अल्बेनिया के एक गोदाम में पहुंचते हैं, जहां उन्हें वहां का मिलिट्री एक्सपोर्ट हेड मिलता है, जिसका नाम था इलानी पिलानी। कहता है, इस तरीके के गोदाम हमारे देश में 700 और हैं, जो असले बारूद से भरे पड़े हैं। हमारा देश दुनिया का पहला देश है जिसके पास सबसे ज्यादा हथियार हैं। खैर, वो गोदाम देखने में म्यूजियम की तरह लग रहा था, जिसमें बहुत से हथियार तो ऐसे थे जिन्होंने कभी सूरज की रोशनी तक नहीं देखी थी, क्योंकि कोल्ड वॉर के बाद से वो हथियार वहां पड़े पड़े सड़ रहे थे, जिन बातों को लगभग 40 साल हो चुके हैं। इलानी पिलानी कहता है, ये जो तुम सामने कंटेनर लाइन से देख रहे हो ना, इनके अंदर तुम्हारी गोलियों के पूरे 126 मिलियन राउंड है। मुनावर मुट्ठी पूछता है, चच्चा ये गोली 40 साल पुरानी है, क्या ये काम करेंगी भी या नहीं? पर वो ऐसे काम कर रही थी जैसे साली अभी के अभी बन के निकली हो, बिल्कुल जैसे किसी की जान लेना ही उनका काम है। आगे जो जो उन्हें काम की चीजें मिलती हैं वो सब उठाते हैं और उनकी प्राइसिंग डालते हैं, खर्चे वगैरह डालते हैं और कोटेशन फाइल कर देते हैं। जिसके बाद 5 महीने गुजर जाते हैं और उन्हें आज पता चलता है कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, अफगान डील उनकी हो गई है, जिससे वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि पैसों की बारिश होने वाली थी। फिर 3 हफ्तों तक वो काफी सारे फर्जी डॉक्यूमेंट वगैरह बनाते हैं, क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट की ऑडिट के लिए अपनी कंपनी को तैयार रखना था। पिछले 3 सालों से अकाउंटिंग नहीं हुई थी, परचेज और सेल्स ऑर्डर के रिकॉर्ड नहीं थे, बैंक स्टेटमेंट लेजर कुछ भी मैच नहीं हो रहा था, इसीलिए उन्हें सब कुछ फर्जी बनाना पड़ता है, 2 नंबर के काले काम करने पड़ते हैं। फिर उन्हें मीटिंग के लिए मिलिट्री ऑफिस जाना पड़ता है। जिनकी भयंकर वाली फटी पड़ी थी तो वो गाड़ी में बैठ के गांजा फूकते हैं ताकि खुद को शांत रख सके। अधिकारी उनके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करते हैं और कहते हैं, गजब गजब कर दिया लोंडो तुम लोगों ने, तुम्हारे कागजात वगैरह सब सही है और तुम्हारी कोटेशन ने तो यार दिल जीत लिया, क्या डिस्काउंट दिया है तुम लोगों ने? मुनावर मुट्ठी पूछता है, वैसे सर क्या आप मोटा मोटी बता सकते हैं हमने कितने का डिस्काउंट दिया है बाकी लोगों से आपको? एक कहता है, तुम लोगों ने हमें बाकी के कॉम्पिटिटर से $53 मिलियन ज्यादा का डिस्काउंट दिया है। जो रकम सुनकर मुनावर मुट्ठी की तो बुद्धि खनक जाती है कि भांचो इतना मोटा डिस्काउंट, साला हमें पहले जानना चाहिए था कि बाकी लोगों ने कितने की कोटेशन दी है। डेविड कोबरा कहता है, अरे यार कोई बात नहीं, दे दिया तो दे दिया, ये सोच ले टैक्स पेयर के पैसे अब कहीं सही जगह पर लगेंगे हथियार खरीदने की बजाय। वो कहता है, गींड मराने गया साला टैक्स पेयर, नुकसान हो गया यहाँ। आगे बारी थी शिपिंग की, जिसके लिए डेविड कोबरा को फिर से अल्बेनिया जाना पड़ता है, जहाँ वो देखता है कि ये
गोलियां तो चाइनीज हैं, क्योंकि उनकी पैकेजिंग पर चाइनीज भाषा में लिखा हुआ था, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट ने चाइनीज प्रोडक्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी। डेविड कोबरा हेनरी हिलादे के पास कॉल करता है और इस बारे में बताता है। वो कहता है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें उन डब्बों को पहले ही अच्छे से चेक कर लेना चाहिए था। भला तुम पहले जब वहाँ गए थे तो क्या देखने गए थे? मुनावर कहता है देख भाई, इतनी ज्यादा गोलियां तो हमें कहीं से मिलने से रही, इसीलिए हमें चाइनीज पैकेजिंग बदलनी होगी, जिसमें हम उन बड़ी बड़ी लकड़ी के कैरेट को हटा देंगे और गोलियों को पन्नियों में डाल के गत्ते की पेटियों में पैक कर देंगे, जो कि लाइट वेट भी रहेंगी। जो आइडिया अच्छा होने के साथ साथ इलीगल भी था, पर उन्हें वो करना ही था, वरना $300 मिलियन की डील उनके हाथ से निकल जाती। जिस काम के लिए वो अनवर नाम के एक बंदे को हायर करते हैं, कहते हैं हमें यहाँ से अफगानिस्तान असला बारूद भेजना है, वो भी रीपैकिंग करके, क्योंकि जिन कैरेट्स में वो अभी है वो बहुत भारी है। अनवर पूछता है ये बताओ कितनी कैरेट्स हैं हमारे पास जिनकी हमें रीपैकिंग करनी है? डेविड कोबरा बताता है 68,520, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर था, इसीलिए उन्हें जानना था कि ये काम करने में कितना समय लगेगा, जिसके लिए वो एक कैरेट की रीपैकिंग करते हैं और उसका टाइम नोट करते हैं। अनवर सारी कैलकुलेशन करता है और बताता है 50 आदमियों के साथ हमें 8 हफ्ते लगेंगे रीपैकिंग करने में, और ये काम के मैं लूंगा तुमसे $1,00,000। दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं और डील फाइनल कर देते हैं, जिसके बाद धड़ाके से दिन रात काम चलता है और कैलकुलेशन करने पर पता चलता है कि सारी गोलियों को रीपैक करने से वो 180 टन का वजन कम कर देंगे, जो कि फालतू में ही उन्हें हवाई जहाज में लोड करके अफगानिस्तान भेजना पड़ता, जिससे उनके ज्यादा चक्कर लगते और तेल भी ज्यादा फूकता। रिपैकिंग करने से वो चाइनीज ब्रांडिंग से तो बचे ही बचे, साथ में $3 मिलियन की ज्यादा बचत कर ली, वो अलग। तारीख 8 दिसंबर 2007 को उन्होंने 5 मिलियन गोलियां अफगानिस्तान भेजी। इधर ऑफिस में बैठे मुनावर मुट्ठी को पता चलता है कि हेनरी हिलादे अल्बेनियन गवर्नमेंट से वो गोलियां 2.5 सेंट्स में खरीद रहा है और उन्हें 10 सेंट्स में बेच रहा है। मतलब कि बिना कुछ किए वो 400% का मुनाफा खा रहा था उस डील से, सिर्फ बीच की दलाली गिरी करके। कहता है मैं साले को चाय में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दूंगा। डेविड कोबरा कहता है नहीं ऐसा मत कर भाई, हम भी पैसे बना रहे हैं, वो भी पैसा बना रहा है, सारी चीजें काम कर रही हैं, तो बीच में लफड़ा मत कर, क्योंकि इस डील के पूरे होते ही मैं ये काम धंधा छोड़ रहा हूँ। जो सुनकर मुनावर मुट्ठी के दिमाग में ना जाने क्या आता है कि वो उठ के उसके ऑफिस में जाता है और पार्टनरशिप एग्रीमेंट की ओरिजिनल कॉपी वहां से उठा लाता है। अगली सुबह कुछ बंदे डेविड के होटल रूम में आ धमकते हैं और उसे गाड़ी में पटक कर एक सुनसान जगह ले जाते हैं। और ये वही सीन है जो मूवी की शुरुआत में था, जिसमें उस पर गन तानने वाला और कोई नहीं हेनरी हिलादे था। कहता है साले 2 कौड़ी के मछलो, तुम मुझे मेरी ही डील से निकालोगे? डेविड जिसकी फटी पड़ी थी रोता रोता कहता है हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, तुम्हें कोई डील से बाहर नहीं निकाल रहा, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलेगा। जिस पर हेनरी उसे छोड़ देता है, जो घबराया हुआ अपनी फटी हुई लेकर वेयर हाउस पहुंचता है और अपना काम का जरूरी सामान पैक करके वहां से निकलने की कोशिश करता है। अनवर जो उनका पैकिंग करने वाला था कहता है मुझे अब तक पेमेंट नहीं मिली। साथ ही वो ये भी कहता है कि मुझे पता चल गया है तुम लोग रिपैकिंग क्यों करवा रहे हो। डेविड कोबरा कहता है मेरा विश्वास कर, मैं अगले हफ्ते वापस आऊंगा और तुझे तेरे पैसे दे दूंगा, समझा? जो बोलकर वो वहां से चला जाता है और अपनी वाइफ से मिलता है। कहता है मैं तुझसे वादा करता हूँ अब से कोई झूठ नहीं बोलूंगा, सारे काम धंधे छोड़ दूंगा, वापस टंगड़ी मसाज करने लग जाऊंगा, प्लीज मेरे साथ वापस घर आ जा। जो उसको बार बार झूठ बोलने की वजह से छोड़कर आ गई थी। अगले दिन डेविड अपने ऑफिस पहुंचता है और मुनावर से कहता है अब तक हमने जो भी शिपमेंट अफगानिस्तान भेजी है उसमें से मुझे मेरा हिस्सा चाहिए और मैं ये काम छोड़ रहा हूँ, क्योंकि उस हेनरी हिलादे ने मेरे सर पर गन तान दी सिर्फ तेरी वजह से, जबकि मैंने तुझसे कहा था कुछ मत करियो। वो कहता है नहीं देता मैं तुझे तेरा हिस्सा, जा कर ले क्या करेगा। वो कहता है ठीक है, तेरे पास 2 हफ्तों का टाइम है, पैसे दे दे वरना मेरे वकील से बात करियो। और एग्रीमेंट पेपर लेने जाता है जो वहाँ नहीं था, जिस वजह से उसे गुस्सा आ जाता है, तो वो वहाँ लगे शीशे को चकनाचूर कर देता है और वहाँ से निकल जाता है कि साले अपनी ऐसी तैसी करवा। आगे जो उनका तीसरा पार्टनर था क्लीनर वाला, वो उन दोनों को आपस में सुलह करने के लिए बुलाता है, जहाँ मुनावर मुट्ठी डेविड कोबरा को $40,000 पर मंथ अगले 4 साल तक देने का वादा करता है, जो उसे बहुत कम लगते हैं। तो कहता है मुझे $2 लाख चाहिए पर मंथ अगले 4 सालों तक, समझा? नहीं तो बेटा मैं तेरी खाट खड़ी कर दूंगा, क्योंकि तेरी कंपनी के सारे जाली दस्तावेज पेपर मैंने तैयार किए थे, और जो तू चाइनीज गोलियां गवर्नमेंट को बेच रहा है ना रीपैकिंग करके, उसका ढोल मैं बजा बजा कर सबको बता दूंगा। मुनावर मुट्ठी कहता है अच्छा बेटा मैं फंसूंगा ना तो तू भी फंसेगा, और अब तक तो मैं तुझे $40,000 पर मंथ का ऑफर दे रहा था और अब साला कॉफी का भी बिल नहीं भरूंगा, ले ले बेटा मेरा झाट का बाल भी नहीं मिलेगा तुझे अब। जिसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि FBI के द्वारा उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है गवर्नमेंट के साथ धोखाधड़ी के इल्जाम में। दरअसल उन दोनों ने सब कुछ सही किया था, वो कभी नहीं पकड़े जाते, बस उनसे एक गलती हो गई, जिसमें उन्होंने पैकिंग वाले को उसकी पेमेंट नहीं दी, तो उसने US के रक्षा मंत्रालय में कॉल करके उनका रीपैकिंग वाला भेद बता दिया। जिससे हुआ ये कि इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई, जिसमें पूछताछ के लिए FBI वालों ने रैल्फ को उठा लिया, जो कि उनका तीसरा पार्टनर था, जिसने अपने आप को बचाने के लिए FBI वालों से समझौता कर लिया था, जिसमें वो माइक लगाकर उन दोनों के बीच गया और उनकी सारी बातें FBI वालों तक पहुंचा दी। मुनावर मुट्ठी पर
70 तरह के कानून तोड़ने के आरोप लगाए जाते हैं और 4 साल की सजा दी जाती है। डेविड कोब्रा को भी गुनहगार माना जाता है, पर उतना नहीं, क्योंकि उसे सिर्फ 7 महीनों के लिए हाउस अरेस्ट किया जाता है, जिन 7 महीनों के बाद वो फिर से मसाज करने में लग जाता है, जिसमें आज के दिन जैसे ही वो अपने क्लाइंट को देखता है तो उसकी फट जाती है, क्योंकि वो और कोई नहीं हेनरी हिलादे था। कहता है, देख मैंने तेरे साथ जो भी किया उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। दूसरा, मैं तुझे थैंक यू बोलता हूँ कि तूने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कहीं भी मेरा नाम नहीं लिया। डेविड कोब्रा पूछता है, ये बता उस दिन तू मुझे कसिनो में मिला था, वो इत्तेफाक था या तू जानबूझ के मिला था? दूसरा, जब मैं अल्बानिया में था तब मेरा ड्राइवर गायब हो गया था, कुछ पता है वो कहाँ है? हेनरी हिलादे उससे कुछ नहीं कहता और पैसों से भरा हुआ बैग देता है, जो पैसा अफगान डील से आया था, और हेनरी वो पैसा उसे अपने हिस्से में से दे रहा था। कहता है, अब एक और सवाल मत पूछ लियो, जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है, जो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।